नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने अब तक संधियों का अध्ययन किया था। संधियों में सबसे पहले हमने संधि पढ़ी थी स्वर संधि, जो कि हमने अब तक कंप्लीट कर ली है। हमने स्वर संधि के अंतर्गत 8 संधियां पढ़ी थी। 8 में हमने पढ़ी थी दीर्घ, गुण, यण, आदि, वृद्धि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। इस प्रकार से हमारी ये जो 8 संधियां कंप्लीट हो गई थी, इसमें हमारे जो पेपर में जो संधियाँ आती हैं वो 5 संधियों में से आती हैं। वो हैं हमारी यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप और वृद्धि। इस प्रकार से ये 5 संधियाँ हो गई जो कि पेपर में इन्हीं में से ही उदाहरण आते हैं। वो संधियाँ कराना इसलिए ज़रूरी था कि दीर्घ संधि जो है हमारी सवर्ण के लिए काम में आती है। हमें उसको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में भले ही ना दे रखा हो, लेकिन हमारे लिए उनका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। हमें दीर्घ संधि भी आनी चाहिए, गुण संधि भी आनी चाहिए और प्रकृति भाव संधि भी आनी चाहिए, क्योंकि 10th के कोर्स में ये सारी संधियाँ अनिवार्य हैं। आपने जहाँ भी ये सिलेबस में देखा है वो सही देखा है कि हमारे सिलेबस में केवल 5 संधियाँ दे रखी हैं, लेकिन उन 5 संधियों से ही काम नहीं चलता है। आप लोग और भी सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है कि जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो, और भी हेल्पिंग वर्ब और वो क्या क्या काम में आते हैं पता नहीं। तो क्या होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको कराए बिना हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। जैसे कि माहेश्वर सूत्र भी नहीं है हमारे कोर्स में, तो लेकिन हमने पहले माहेश्वर सूत्र करवाए। हमारे कोर्स में प्रत्याहार और वर्णमालाएं भी नहीं है, लेकिन हमने फिर भी प्रत्याहार और वर्णमालाओं को करवाया। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि जो जो चीज़ें हमारे लिए 10th में अत्यंत आवश्यक हैं, जो जो काम में आने वाली हैं, वो हम कराते जा रहे हैं। उस पर आप ध्यान ना दें, ध्यान उस बात पर दें कि जो हमें कराया जा रहा है वो कैसा कराया जा रहा है और कितना कराया जा रहा है, आपकी समझ में आ रहा है अथवा नहीं। तो देखिए, मैंने संधियाँ आपको 8 की 8 कंप्लीट करा दी हैं। प्रकृति भाव संधि भी करवाई है, जिसको कि आप जब चैप्टर पढ़ोगे तब बहुत अच्छे से काम में आएगी। दीर्घ और गुण संधि तो ऐसी हैं कि इनके बिना तो कुछ आगे बढ़ता ही नहीं है, ये तो हमेशा आनी चाहिए। आप 2nd क्लास और 3rd क्लास से ही संधियों का ज्ञान शुरू कर देते हो। तो देखिए, हमने ये पूरी 8 संधियाँ स्वर की कंप्लीट कर ली हैं। आपको जो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है याद करने के लिए, वो अब आपको इन 5 संधियों पर करना है। अब आगे देखिए, अब हमारी दूसरी जो संधि थी, संधियों के प्रकार में 3 प्रकार बताए थे मैंने आपके लिए, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर हमने कंप्लीट कर ली। दूसरी संधि है हमारी व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में देखिए, व्यंजन संधि की हमने पहले परिभाषा देखी कि व्यंजन संधि आखिर होती क्या है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से, चाहे वो स्वर वर्ण हो, स्वर वर्ण तो हो ही नहीं सकते, 2 या 2 से अधिक स्वर अथवा व्यंजन वर्णों के मेल से जो कोई नया शब्द बनता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि स्वर और व्यंजन वर्ण मिलते हैं व्यंजन संधि में, लेकिन स्वर संधि में केवल स्वर वर्ण ही मिलते थे आपस में। तो देखिए, हमने यहाँ परिभाषा लिख दी है कि 2 या 2 से अधिक स्वर अथवा व्यंजन वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि देखिए, जगदीश, हमारा जगदीश शब्द है जिसका संधि विच्छेद हमने किया जगत प्लस ईश। तो देखिए, जगत प्लस ईश, तो देखो यहाँ हमने जगत के ता को किस में चेंज किया है, दा में चेंज किया है, और ईश को ज्यों की त्यों रहने दिया। अर्थात इसमें ये व्यंजन है और ये स्वर है, अर्थात स्वर और व्यंजनों का संयोग करने पर ही व्यंजन संधि कंप्लीट होती है। तो ये हमारा यहाँ तक उदाहरण तक हमारी ये व्यंजन संधि हो गई। तो व्यंजन संधि के हमारे भेद तो अनेकों हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो मोस्टली जो भेद दे रखे हैं, प्रकार दे रखे हैं, वो देखिए हमारे 3 ही प्रकार दे रखे हैं, परसवर्ण, अनुस्वार और जसत्व। परसवर्ण संधि दे रखी है और अनुस्वार संधि दे रखी है और जसत्व संधि दे रखी है। परसवर्ण संधि में सबसे पहली जो हमारी परसवर्ण संधि है, उस संधि में हमें 3 सूत्र पढ़ने पड़ेंगे। परसवर्ण संधि में 3 सूत्र पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें हमें पहला सूत्र पढ़ेंगे यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इस प्रकार से इसका पहला सूत्र है, जिसका कि हम जब इसको समझेंगे तो देखिए इसको अलग अलग करके कैसे करेंगे कि यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, कि यर प्रत्याहार
के वर्णों के स्थान पर अनुनासिक हो जाता है अनुनासिक के बाद। अर्थात देखिए इधर तो यर प्रत्याहार का वर्ण आया और इसके बाद अनुनासिक वर्ण आया, तो अनुनासिक वर्ण माँ है। अनुनासिक का मतलब जानते हो, नासिका से बोले जाने वाले वर्ण, जो कि आपने 8th क्लास में उच्चारण स्थानों में पढ़े होंगे। आपने पढ़े थे कंठ, मूर्धा, ओष्ठ, दंत और नासिका, यानी कि नासिका से बोले जाने वाले वर्ण थे, वो 5 थे। कौन कौन से थे? प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। और ये 5वां जो वर्ण होता है वो ये होता है का तो अणा, मैंने लिखवाया था नम प्रत्याहार यानी कि यम गण नम, तो ये उसके बाद में ये चा वर्ग का, टा वर्ग का ये, और ता वर्ग का ना, और पा वर्ग का मा। इस प्रकार से ये जो 5 वर्ण थे ये अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं कि यर प्रत्याहार के बाद यदि अनुनासिक वर्ण आए तो यर प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो जाता है। प्रत्याहार भी मैंने आपको इसीलिए करवाए थे कि प्रत्येक संधि में प्रत्याहारों की यानी कि माहेश्वर सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो देखिए अनुनासिक ये यर प्रत्याहार क्या होता है? यर हयवरट का जो हमने पढ़ा था, हयवरट पिछली वीडियो में जब आप वो देखोगे माहेश्वर सूत्र तो वहाँ आप देखोगे हयवरट। तो देखिए जो ये हयवरट है, आई उण री लिरक ए ओंग आई औच हयवरट। आई औच तक, आई उण से लेकर यानी कि पहले से लेकर के और 4th वाले तक तो हमारे हो जाते हैं स्वर, अच हो जाते हैं। उसके बाद हयव, और ये जो 5वां जो होता है हयवरट, तो यहाँ से रा से लेकर के या से लेकर के यर, तो ये हमारे कहाँ तक चलते हैं? सर तक चलते हैं, जिसमें आते हैं हयवरट से, हयवरट के या से लेकर के और सर के रा तक के वर्ण सभी आते हैं। तो जिसमें देखिए क्या क्या आता है यर प्रत्याहार के वर्णों में, या, वा, रा और ला, चारों अंतस्थ वर्ण आ गए। सा तीनों सा आ गए, सा तीनों सा आ गए। हा को इधर भी छोड़ दिया और हा को उधर भी छोड़ दिया, हा नहीं आता है, यानी कि हा वर्ण को छोड़ करके संपूर्ण व्यंजन वर्ण आते हैं यर प्रत्याहार के वर्णों के अंतर्गत। तो देखिए यर प्रत्याहार के वर्णों के अंतर्गत का भी आता है। तो देखिए मैं एक बार बोल देती हूँ, हयवरट, लण, यम गण नम, झवय, घड़धस, जब गड़दस, खप छटत चट तब, कपय सस सर। तो कपय आया का, तो हमारा यहाँ का आ रहा है, ये यर प्रत्याहार का वर्ण है। इसके पश्चात अनुनासिक वर्ण मा है, तो इसी वर्ण का होगा, इसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण होगा जिस वर्ग का है। तो क वर्ग का अनुनासिक वर्ण अणाखाली, ये वाला अणाखाली होता है। तो यहाँ इसका जो बनेगा, जो शब्द बनेगा वो ये बनेगा वांग मूलम। इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा वांग मूलम। अगला है हमारा दूसरा सूत्र इसी में, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। प्रत्यय भाषायाम नित्यम, कोई प्रत्यय भाषायाम नित्यम यानी कि ये भी एक सूत्र है। इसमें देखिए समझ लीजिए, यहाँ चिन्मय शब्द है चित्तमय, इसको चिद प्लस मयम। इसमें भी देखिए, इसमें तन्मय, चिन्मय और भी अनेकों शब्द आते हैं जो कि इससे प्रत्यय भाषायाम सूत्र के अंतर्गत इनको हम लिखते हैं। जैसे कि मात्रम शब्द भी आता है। तो इसमें देखिए इसके दा का ना हो गया, दा वर्ग यानी कि ये ता वर्ग का दा है और इसके स्थान पे हमने इसको ना बना दिया। और इधर वाला जो अनुनासिक वर्ण है वो ज्यों का त्यों रहता है। ये दूसरे सूत्र के अंतर्गत आया। तीसरा सूत्र इसमें लगता है अनुसारस्य यही पर सवर्ण, यानी कि अनुस्वारस्य, अनुस्वार के स्थान पर यही पर सवर्ण, यह प्रत्याहार,
यह प्रत्याहार का पर सवर्ण हो जाता है। तो देखिए यहाँ देखिए ये क्या है कि ये अनुस्वार है और इधर है कित है। तो ये जो का है, जो ये का शब्द है वो यह प्रत्याहार का वर्ण है। तो इसका जो 5वां वर्ण होगा ये अणा खाली वाला ये होगा, इसीलिए इसको बदला हमने अंकित। ये इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसको हमने ऐसे लिखा। तो ये हमारी परसवर्ण संधि है पहली। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से एक एक संधियों को कराएंगे, लेकिन पहले इनका छोटा छोटा सा ज्ञान समझा रहे हैं आपको। दूसरी संधि है हमारी अनुस्वार। अनुस्वार संधि में हमारा सूत्र लगता है मो अनुस्वार, अर्थात मांत पद जिसमें कि माँ से अंत हो रहने की माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार के स्थान पर माँ हो जाता है, वो हमारी संधि होती है अनुस्वार संधि। बड़ी ही ईजी और सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो माँ लगा देते हैं और संधि युक्त पद बनाते हैं, तो उस माँ के स्थान पर हम ऊपर अनुस्वार यानी कि बिंदी चढ़ा देते हैं, जैसे कि हमने लिखा हरिम बंदे। तीसरी संधि है जसत्व। देखिए ये जसत्व संधि भी, इसके भी हम 3 प्रकार पढ़ेंगे। इसमें भी हम 3 सूत्र पढ़ेंगे। सबसे पहला सूत्र है झलाम जशो अंते। झलाम जशो अंते के अंतर्गत हमारा ये जो हमने उदाहरण लिखवाया है जगदीश जगत प्लस ईश, अर्थात यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, झल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा, जश। इस जसत्व संधि में तीनों ही जो प्रकार हैं उनमें सब में हर प्रकार से जस ही होना है। दूसरा इसका सूत्र है झलाम जस झसी, उसमें भी झस प्रत्याहार के वर्णों में ये क्या होना है, जस होना है। और तीसरा जो इसका सूत्र लगता है वो है झयो हो अन्य तरस्याम। इस प्रकार से ये भी, इसके भी 3 प्रकार होते हैं, वो तीनों ही प्रकार इस आपके लिए करवाए जाएंगे। तो ये यहाँ तक ये जो 3 संधियाँ थीं यही आपके कोर्स में हैं, इन्हीं में से उदाहरण आते हैं। लेकिन देखिए ये जो मैंने 4 संधियाँ यहाँ दर्शा रखी हैं, एक है इष्टत्व संधि, दूसरी है शुत्व और तीसरी है चर्त और चौथी है लत्व। ये संधियाँ भी हमको अच्छे से आनी चाहिए। ये जो 2 संधियाँ होती हैं ये तो हमारे जो हम आगे विसर्ग संधि पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सत्त विसर्ग संधि, उस सत्त विसर्ग संधि में सबसे ज़्यादा जो भूमिका होगी वो इन दोनों संधियों की होंगी, क्योंकि जब तक ये संधियाँ हमें नहीं आएंगी तब तक हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमें विसर्ग के स्थान पर कौन सा सा लिखना है। इस सा को लिखें या इस सा को लिखें या फिर इस वाले सा को लिखें। तो हमें ये तीनों सा के बारे में ज्ञान जब ही हो पाएगा कि हम विसर्ग के स्थान पर कौन सा सा करें, जब इन दोनों संधियों का ज्ञान हमें होगा। अगली है हमारी चर्त्व संधि। ये हमारे कोर्स में भले ही ना दे रखी हो, पेपरों में भले ही ना आए ये दोनों संधियाँ, लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें कई बार पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई होती हैं उनमें हमें सबसे ज़्यादा काम में ये दोनों संधियाँ अधिकतर मोस्टली आती ही रहती हैं। चर्त्व संधि में पहला शब्द होता है और इसमें ये डबल ला वाली संधि होती है, इसका तोरली सूत्र लगता है, ता के स्थान पर ला हो जाता है। जैसे कि तल्लीन शब्द खूब पढ़ते हो आप, तो इस पर ये तल्लीन शब्द बना तत् प्लस लीन। इस प्रकार से ये जो हमारी व्यंजन संधियां हैं ये इसके प्रकार हैं, जिसमें कि ये 3 तो आपके सिलेबस में दे रखे हैं और ये जो 4 हैं ये आधारशिला हैं, यानी कि ये भी हमें अच्छे से आने चाहिए। और इन तीनों संधियों में केवल अनुस्वार को छोड़ करके इन दोनों संधियों के 3-3 नियम बताए गए हैं और हम उन 3-3 नियमों को, जितने भी नियम दे रखे हैं, प्रत्येक नियम को तरीके से सूत्रों के माध्यम से पढ़ेंगे और तब जाके हम व्यंजन संधि कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले दोबारा से देख लीजिए व्यंजन संधि की परिभाषा के बाद में हमने पढ़े प्रकार में ये 3 प्रकार हैं और ये 4 प्रकार हमें अलग से पढ़ने पड़ेंगे। इनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं।
तो इनको जब हम व्यंजन में कंप्लीट कर लेंगे तो हमें विसर्ग संधि में कोई भी किसी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है। अनुस्वार संधि बहुत वेरी मोस्ट है। इसमें से मैं आपको जितने भी इन तीनों संधियों में से अब तक उदाहरण आ चुके हैं, सभी उदाहरण करवा के ही आपके लिए ये सारी संधियाँ समझाई जाएंगी। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगला जो हमारा टॉपिक चलेगा संधियों में, व्यंजन संधि में, वो हमारी पहली संधि होगी इसमें अनुस्वार संधि। तो धन्यवाद बच्चों।